साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। हाल के समय में ऐसा देखा गया है कि सोशल मीडिया पर तमाम सारे लोग जागरूकता की बातें करते हैं और ऐसा कहा भी जा रहा है कि लोग अब पहले की तुलना में ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। मैं भी मानता हूं, लेकिन कुछ आंकड़े देखने के बाद मन ये सोचने पर विवश होता है कि हमारी जागरूकता का पैमाना बढ़ा है या घटा है। इसलिए क्योंकि हम तमाम सारे मुद्दों को लेकर के सवाल तो उठाने लगे हैं, भले ही उनकी संख्या कम हो, लेकिन फिर भी गाय, गोबर, गौमूत्र, हिंदू मुस्लिम धर्म, इन सब चीज़ों के आधार पर वोट भी देते हैं और संसद में पहुंचने वाले अपराधी तत्वों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ लहर, कहर, हवा, इन सब के प्रभाव में भी वोट दे देते हैं। तो जब हम अपना जनप्रतिनिधि ही अपनी मर्जी से नहीं चुन पा रहे हैं तो फिर हम में जागरूकता आई कि नहीं आई, ये बड़ा सोचने का विषय है। इसलिए भी सोचने का विषय है क्योंकि जिन गढ़ों को हम सामंत के गढ़ कहते हैं, वो सामंत के गढ़ तो टूट नहीं रहे हैं। वहाँ घुमा फिराकर किसी भी पार्टी से कोई ना कोई सामंती व्यक्ति धनबल या बाहुबल के प्रभाव से जीत जाता है। अभी भी सामाजिक कार्यकर्ताओं के जीतने की दर बहुत कम है। तो आखिर हम जागरूक हुए कि नहीं हुए, ये एक बड़ा सवाल है। इस तरह के सवाल आपके मन में भी आते होंगे। मेरे पास कुछ आंकड़े भेजे डॉक्टर बीपी अशोक, आप सभी लोग इस नाम से वाकिफ होंगे। उत्तर प्रदेश में पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, लेकिन उनकी ज़्यादा बड़ी पहचान ये है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। 2002 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिया अनरिप्रेजेंटेड। उस पुस्तक में उन्हें बताने की कोशिश की थी कि भारत में संसदीय क्षेत्र बड़े बड़े होने की वजह से, भारत में सांसदों की संख्या कम होने की वजह से भारत के जो मतदाता हैं उनके वोटिंग की वैल्यू बहुत कम है। उन्होंने एक दो दिन पहले मुझे कुछ आंकड़े भेजे। उन आंकड़ों को भेजने के बाद मैंने उन आंकड़ों की पुष्टि के लिए कुछ और रिसर्च की तो निकल करके आया कि वो जो बात कह रहे हैं वो काफ़ी हद तक ठीक है। प्रथम दृष्टया तो जो आंकड़े मुझे उन्होंने भेजे थे उसमें बहुत लॉजिकल बात मुझे नहीं लगी, लेकिन उन आंकड़ों की पुष्टि के लिए जब मैंने अन्य आंकड़े जुटाए तो उनकी बात में दम नज़र आया। इसलिए क्योंकि जो वो कह रहे थे वो अक्षरशः सही था। उन्होंने मुझे जो आंकड़े भेजे थे वो आपको बता देता हूं, गौर से सुनिएगा। इंग्लैंड की जनसंख्या है 5.6 करोड़, लेकिन वहां की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में 1425 सांसद बैठते हैं। रूस की जनसंख्या है 14.4 करोड़, लेकिन वहां की संसद ड्यूमा में 620 सांसद बैठते हैं। यूएसए की जनसंख्या है 40 करोड़, लेकिन वहां की संसद कांग्रेस में 535 सांसद बैठते हैं। फ्रांस की जनसंख्या है 6.6 करोड़, लेकिन वहाँ की संसद नेशनल असेंबली में 925 सांसद बैठते हैं। सुनते जाइएगा गौर से। चीन की जनसंख्या है भारत से ज़्यादा, इसी की जनसंख्या है 1 अरब 40 करोड़, लेकिन वहाँ की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में 2980 सांसद बैठते हैं। जापान की जनसंख्या है 12.75 करोड़, वहाँ की संसद डाइट में 710 सांसद बैठते हैं। जर्मनी की जनसंख्या 8.1 करोड़, वहाँ की संसद वुड स्टैग में 709 सांसद बैठते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान, जिसकी जनसंख्या है 17.6 यानी कि 17.6 करोड़, वहाँ की संसद नेशनल असेंबली में 446 सांसद बैठते हैं। इटली की जनसंख्या है 6 करोड़, वहाँ की संसद सीनेट में 951 सांसद बैठते हैं। ये मैंने आपको तुलनात्मक अध्ययन बताया। इसके हिसाब से आप दोबारा सुन करके गौर कर सकते हैं कि हर देश में जनसंख्या के हिसाब से पर व्यक्ति के अगर वोट का हिसाब देखा जाए तो सांसदों की संख्या बहुत ज़्यादा बैठती है। इसका मतलब वहाँ का हर मतदाता अपने सांसद के वोटिंग करने के लिए ज़्यादा उत्तरदायी है। मतलब आपको समझाता हूँ कि अगर कोई सांसद किसी बड़े वोट बैंक को निगलेक्ट करता है, जैसे भारत में अमूमन देखा जाता है, इतने बड़े बड़े संसदीय क्षेत्र हैं, लाखों की संख्या में वोटर हैं, उसमें से अगर वो सैकड़ों लोगों को नाराज भी कर देते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है और वो धनबल बाहुबल के प्रभाव से चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन जब सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक तौर पर संसदीय क्षेत्र छोटे छोटे होंगे, तो इसका मतलब सांसदों की संख्या ज़्यादा होगी, मतलब रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। भारत की स्थिति ये है कि तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या है और कुल सांसदों की संख्या लोकसभा में 545, राज्यसभा में 250, यानी कि कुल सांसदों की संख्या 795 है। मैंने तमाम सारे
विकासशील और विकसित राष्ट्रों के उदाहरण सहित आपको समझाया। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, या बीपी अशोक साहब ने किताब में कोई ऐसी बात नहीं लिखी थी जो दूसरे ग्रह की बात हो। इसी धरती पर यानी कि विश्व में तमाम उदाहरण ऐसे सामने हैं जहां रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होने की वजह से लोग अपने जनप्रतिनिधि से सीधे सीधे जुड़े होते हैं और चुनाव स्थानीय मुद्दे के आधार पर होते हैं। हालांकि ट्रंप जो जीते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ये एब्सोल्यूट कोई फॉर्मूला है जिसकी वजह से स्थानीय मुद्दों के आधार पर ही चुनाव होंगे और लफाज किस्म के लोग, हवाबाजी करके चुनाव जीतने वाले लोग नहीं जीत पाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर संख्या घटेगी, अपवाद हर जगह होते हैं। अपनी बात को प्रूव करने के लिए मैं कुछ उदाहरण भी आपको दे देता हूं। एडीआर यानी कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एक संस्था है। उसने 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव का अध्ययन किया। उसने बताया कि 2014 से 2019 में 26% से ज़्यादा दागी अपराधी संसद में माननीय हो गए। मतलब कि 2014 में जितने हुए थे, 2019 में 26% संख्या बढ़ गई। 2004 में 128 दागी माननीय यानी कि सांसद बन करके संसद में पहुंचे थे। 2009 में संख्या बढ़ गई 162, 2014 में और बढ़ गई 185, 2019 में और बढ़ गई 233। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने व्यक्ति नहीं देखा कि हम वोट किसको डालने जा रहे हैं। आपने लहर वहर कहर के प्रभाव में आकर के हिंदू मुस्लिम के चक्कर में, भारत पाकिस्तान के चक्कर में और अन्य मुद्दों पर यानी कि गाय गंगा गोबर गोमूत्र, इन तमाम सारे मुद्दों पर वोट डाल दिया। आपने अपने रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए, बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए मुद्दों को तरजीह ही नहीं दी। इसलिए जब वो सांसद आपसे वादा करके गया ही नहीं है संसद में, तो वो आपकी बात उठाएगा, ये सोचना बेवकूफ़ी से ज़्यादा और कुछ नहीं है। क्रीमी लेयर का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, प्रमोशन में रिजर्वेशन का मुद्दा हो या 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा हो, आप नेताओं को कोसते हैं, लेकिन वोट देते समय आप दागियों और अपराधियों को संसद में ज़्यादा बड़ी संख्या में भेज रहे हैं। 2019 का आंकड़ा आपको बता देता हूं। जिस पार्टी को आप चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी कहते हैं, उसकी भी हकीकत बताऊंगा। 539 कुल सांसद जो जीत के आए, उनमें से 233 सांसद यानी कि कुल जीते हुओं का 43% सांसद दागी थे, किसी न किसी अपराध में संलिप्त थे। उसमें भी 233 में अकेले 116 सांसद भारतीय जनता पार्टी के, यानी कि 233 में 39% सांसद दागी अकेले भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस के मात्र 29, जेडीयू के 13, डीएमके के 10, तृणमूल कांग्रेस के 9। एक और आंकड़ा आपको बता देता हूं, फिर सोच लीजिएगा, आपने राष्ट्रवादियों को वोट दिया था या अपराधियों को। 2009 के चुनाव के मुकाबले 2019 के चुनाव में गंभीर अपराध करने वाले सांसदों की संख्या में जो जीत कर आए, 109% का इजाफा हुआ। धनबल के प्रभाव की जो हम बात करते हैं, उसके असली गुनाहगार और जिम्मेदार हम लोग हैं, यानी कि मतदाता। क्यों? आंकड़े बताता हूं आपको। 43% सांसद दागी बने 2019 में, 88% करोड़पति बने, जबकि 2009 में केवल 58% यानी कि 58% सांसद करोड़पति थे। ये करोड़पतियों की संख्या किसने बढ़ाई? हमने और आपने बढ़ाई, क्योंकि हमने तो लहर में आकर के वोट दिया था। सपा, बसपा, तेलुगु देशम पार्टी, टीआरएस, एआईएमआईएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी, इन पार्टियों के 100% सांसद करोड़पति हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मान लिया गया है कि चुनाव वही जीतेगा जिसके पास धनबल और बाहुबल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि संसदीय क्षेत्र इतने बड़े बड़े हैं। आप खुद सोच करके देख लीजिए कि कुछ समय पहले जो चुनाव होते थे, चुनाव की तिथि पहले से घोषित हो जाती थी, तो कम से कम कोई व्यक्ति आपके घर वोट मांगने आता था। लेकिन अब जो चुनाव हो रहे हैं उसमें व्यक्ति आपके घर तक पहुंच ही नहीं पाता। संसदीय क्षेत्र इतने बड़े हैं कि लोग लहर के माध्यम से पैसे बर्बाद करके अपना माहौल बनाते हैं और बिना वोट मांगे, बिना आपके घर जाए, बिना आपसे कोई वादा किए जीत भी जाते हैं। ये स्थिति तब है जब हम लोग लगातार इस बात पर सवाल उठाते रहते हैं कि देश में 1% अमीरों के पास 70% भारतीयों से 4 गुना ज़्यादा संपत्ति है। इसको दूसरे ढंग से समझिए कि देश में भारत के 9 अमीरों के पास 50% आबादी से भी ज़्यादा संपत्ति है। यही वजह है कि जो सरकारें चुन करके आती हैं
वो इन अमीरजादों के हिसाब से, रईसों के हिसाब से योजनाएं बनाती हैं और काम भी करती हैं। वर्तमान सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके की तस्वीरें कारपोरेट घराने के लोगों के साथ, चाहे अंबानी के साथ, चाहे अडानी के साथ सामने आती हैं, वैसी तस्वीरें आपने किसी भी अन्य प्रधानमंत्री के साथ नहीं देखी होंगी। फिर भी आपकी आंख पर धर्म का पट्टी पड़ी है, चश्मा चढ़ा हुआ है, आप 5 अगस्त के इंतजार में हैं, तैयारी कर रहे हैं, दीपक खरीद रहे हैं, तो आपकी मूर्खता को मैं सलाम करता हूं। लेकिन फिर भी हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम निभाते रहेंगे, आपको जागरूक करते रहेंगे। मैंने जो तमाम सारे आंकड़े बताए, फिर से रिवाइज करके वीडियो सुन लीजिएगा। आपको लगेगा कि मेरी बात में, बीपी अशोक साहब की बात में कहीं ना कहीं दम और लॉजिक है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर संसदीय क्षेत्र छोटे छोटे होंगे तो जिनको आप सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं वो भी चुनाव जीत करके संसद में पहुंच सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो आपकी बात उठाएंगे। सोचिए, अगर सांसदों की संख्या अन्य देशों की तुलना में अगर भारत में भी 3000 हो जाएगी, संसदीय क्षेत्र होंगे तो सांसद निधियां भी कम कम होंगी और भ्रष्टाचार का पैमाना भी घट सकता है। जब आप लॉजिक ये लगाते हैं कि राज्यों को छोटा छोटा कर देने से राज्यों की जो विकास दर है वो बढ़ेगी, तो संसदीय क्षेत्र छोटा करने से संसदीय क्षेत्रों का विकास दर क्यों नहीं बढ़ेगी, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता है। तो दूसरा उसका फायदा क्या होगा, डोर टू डोर कैंपेन होगा और सामंतवाद के जो गढ़ अभी तक नहीं टूटे, इसलिए क्योंकि कोई भी पार्टी सामने आती है वो उसी सामंती व्यक्ति को टिकट इसलिए देती है क्योंकि दूसरे सामंती व्यक्ति की टक्कर में वही खड़ा नजर आता है। एक बात और जो सबसे प्रभावी होगी इस छोटे संसदीय क्षेत्र में कि आपके अपने सांसद और विधायक, अपने का मतलब जो आप लोगों के मुद्दों के लिए काम करे। मेरे लिए अपने कहने की परिभाषा जाति नहीं है, बल्कि मुद्दों पर काम करने वाले लोग हैं। तो जो आपके मुद्दों के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, अगर संसदीय क्षेत्र छोटा होगा तो वो अन्य मनुवादियों के वोट पर बहुत हद तक डिपेंड नहीं होंगे। और जब 3000 के करीब सांसद होंगे, उनमें से चुनकर पहुंचने वाले लोगों में से 500, 1000 भी अगर ठीक निकल जाते हैं तो कुछ लोग तो होंगे जो संसद में आपकी बात रखेंगे, और उसमें बड़े पैमाने पर इसलिए होंगे क्योंकि वो धन बल, बाहुबल से या किसी मोटे असामी से कर्ज लेकर के संसद में नहीं पहुंचे होंगे। तमाम सांसदों को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं जो किसी बड़े बिजनेसमैन से जिले के कर्ज लेकर के संसद तक पहुंचते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो वो पूरा उनका 5 साल उनके एहसान चुकाने में ही गुजर जाता है। कई लोग नीयत से ठीक होते हैं, काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, और मैक्सिमम तो नीयत से इसलिए नहीं ठीक होते हैं क्योंकि उन्होंने पैसा कमाया, किसी पार्टी में पैसा भरा या किसी पार्टी फंड में पैसा जमा कर दिया और चुन करके संसद तक पहुंच गए। हो सकता है मैं जो बात आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं बेहद बेवकूफ़ी भरी बातें लग रही हों, लेकिन उदाहरण है, विश्व में तमाम देश इसको एडॉप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। तो वर्तमान में जो संसदीय प्रणाली है उसके आधार पर अगर देश तरक्की नहीं कर रहा है, पिछड़े और दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसा करके आजमाने में तकलीफ कहाँ है। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो इस मुद्दे की डिमांड की जा सकती है, कम से कम अपने जहन में तो रख ही सकते हैं, ताकि कभी आगे चल करके ये मुद्दे जन आंदोलन की शक्ल ले। और अगर संसदीय प्रणाली में बदलाव होता है तो 2 चीज़ें डेफिनेटली आपको मिलेंगी। आपके वोट की वैल्यू और कीमत बढ़ जाएगी, आपका सांसद आपके प्रति जवाबदेह हो जाएगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। साथ ही साथ फिर से अपील कर लेता हूं कि नेशनल जनमत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन का दबा दीजिए। नेशनल जनमत का जो फेसबुक पेज है, फेसबुक पर जा करके उसको लाइक कर लीजिए। आर्थिक स्तर पर भले इससे कोई बड़ा लाभ ना हो, लेकिन नेशनल जनमत की आवाज़ ज़्यादातर लोगों तक पहुँच तो जाएगी। मेरी प्राथमिकताओं में यही शुमार है। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है